एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी सीरीज क्लास 10th मैथ अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चल रही है जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए है और यहाँ से आपके वार्षिक परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं और आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग अपने वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय के हम फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, क्योंकि इस अध्याय में से जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो फॉर्मूलाज बेस आए हैं और इस अध्याय में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है वो फॉर्मूला से होती है। तो आइए पहले हम फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, पहला फॉर्मूला जो हमारा है वो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है वो होता है पाई आर एल। याद करना है आपको, जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। जो शंकु होता है, जो शंकु है, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? जो वक्र है चारों साइड का, ये वाला जो वक्र है, जो यहाँ से ये वाला वक्र है, तो इस वक्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, तो घनाभ का पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? किसका? घनाभ का पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो घनाभ के पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो जो घनाभ होता है, घनाभ के जो पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच। क्या होता है? 2L प्लस बी इंटू एच। किसका? घनाभ का पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच होता है। आइए अगला देखते हैं। तीसरा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर कोष्टक H प्लस आर। क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक H प्लस आर। तो फिर से याद करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर। अगला क्वेश्चन है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a स्क्वायर। कितना होता है? 4a स्क्वायर जो होता है वो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है पांचवा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? किसका? अब हमें बताना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? अर्धगोले का, किसका हमें अर्धगोले का बताना है। अर्धगोला इस टाइप से होता है, अर्ध जो गोला होता है वो इस टाइप से होता है। तो जो अर्धगोला होता है, इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं, घनाभ का पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो अब हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच होता है। जो ऊपर भी देख चुके हैं, 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच होता है। आइए अगला देखते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो जो वर्ग होता है उसका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह है ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा स्क्वायर होता है। तो किसका? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है। तो याद रखना है आपको, जो वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह ए स्क्वायर होता है या भुजा स्क्वायर होता है।
आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है आयतगोले का, किसका, आयतगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, आयतगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो आयतगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, किसका, आयतगोले का कौन सा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। आइए अगला देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना होता है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो L गुणा बी गुणा एच या LBH होता है। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो LBH होता है। आइए अगला देखते हैं गोले का आयतन। किसका, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। किसका, गोले का जो आयतन होता है, याद रखना है आपको, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। कितना, 4/3 पाई आर क्यू किसका होता है, गोले का आयतन होता है। आइए अगला देखते हैं बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका, बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन, बेलन का आयतन। याद रखना है आपको, आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में इति बैस इस अध्याय से जो फॉर्मूलाज हैं यही आपके आते रहे हैं, तो हमें आगे संभावना है कि आगे भी आ सकते हैं। इस वजह से हमने आपको सभी जो फॉर्मूलाज हैं आपको याद करवा दिए हैं, और यह जो फॉर्मूलाज हैं आपके अध्याय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 12वां है हमारा शंकु का आयतन। किसका, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन याद करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार से बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 13वां देखते हैं आयतगोले का आयतन। किसका, अब आयतगोले का आयतन बताना है आपको, तो आयतगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू। क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू किसका, आयतगोले का। किसका बताना है हमें, आयतगोले का बताना है। आयतगोले का कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू। कितना, 2/3 पाई आर क्यू। अगला देखते हैं खोखले बेलन का आयतन। किसका, खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई एच कोष्ठक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर से याद करें, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खोखले बेलन का आयतन होता है। आइए 15वां लास्टवां देखते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताइए। तो किसकी बताना है हमें, घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस अध्याय के हमने आपको 15 फॉर्मूलाज बता दिए हैं जो आपके जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपके अध्याय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेलन जो वायुमंडल में जितना स्थान घेरेगा वह बेलन का आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है एक घन के आयतन का सूत्र होता है। तो जो घन होता है उसके आयतन का सूत्र जो होता है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा Q, या हम कहेंगे AQ। यहाँ पे जो घन है उसकी भुजा A बताई गई है, तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा Q होता है। भुजा पर घात 3, या भुजा को यदि हम A मान लें तो हम कह सकते हैं कि AQ। तो घन का आयतन आपको भुजा Q भी हो सकता है और AQ भी हो सकता है, तो इसलिए घन का आयतन है AQ। अगला क्वेश्चन है गोले का आयतन होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, आपको याद रखना है कि जो गोले का आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। किसका आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। अगला क्वेश्चन है बेलन का वक्रपृष्ठ है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है, बेलन है इस टाइप से बेलन होगा, उसके चारों साइड के जो पृष्ठ है तो यह इसका वक्रपृष्ठ कहलाएगा। और जो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है वह है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 2πr(h) होगा। याद रखना है आपको, क्या होगा? 2πr(h). अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु जो होता है और इसका जो आधार है नीचे वाला, तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा, हम देखेंगे कि आधार जो है, आधार हमें वृत्त के टाइप का होता है। शंकु का जो आधार होता है वह वृत्त होता है, तो इसलिए इसमें हम वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आप देख सकते हैं जो शंकु होता है, हम कह सकते हैं जो हैप्पी बर्थडे की टोपी होती है, उसका जो नीचे का सिरा यदि आप उसको नीचे रख दें तो यहाँ पे जो किस साइड यह गोले की तरह होगा, वृत्त की जैसा होगा, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। इसलिए शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वह भी πr² होगा। अगला 6वां क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शंकु की ऊंचाई जो तिर्यक ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम L लिखते हैं, तो फॉर्मूला तो है L = r² + h²। तो इसमें हम मान रख के देखेंगे, ऊंचाई जो हमें दी गई है तिर्यक ऊंचाई वो 13 दी गई है, तो 13 = यहाँ पे त्रिज्या जो है वो 5 दी गई है, तो त्रिज्या मतलब r, तो r² + h²। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि L² = r² + h²। तो L² मतलब 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस h²। इसको इस साइड लेकर आएंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, जिस साइड आएगा -5 का स्क्वायर होता है 25, तो -25 बराबर h का स्क्वायर। तो इसमें से हम 25 माइनस कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 बराबर h²। यदि हम h का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें अंडर रूट मिल जाएगा। तो हम आइए h का स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट। तो हम देखेंगे कि जो h है, h बराबर √144। तो 144 जो होता है किसका वर्ग होता है? 12 का होता है। तो h बराबर आंसर क्या आ गया? 12। मतलब जो हमारा शंकु है इसका h जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है? 12। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला याद रखना है कि यदि आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो उसके लिए L² बराबर, मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर r² + h²। L कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई को, R कहते हैं त्रिज्या को, और जो h होती है ये ऊंचाई होती है शंकु की। शंकु जो होता है उसको हम देख सकते हैं, जो शंकु है ये इसकी त्रिज्या है, जो बगल वाली जो है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, और जो सीधे से हम देख सकते हैं यह जो बीच में सीधी होगी यही उसकी ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का जो आयतन होता है L × B × h, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो LBH होता है किसका आयतन? घनाभ का आयतन। किसका आयतन होगा? घनाभ का। जो घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। क्या होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आप देखेंगे यह एक घनाभ है, इसकी लंबाई जे वाली हो गई, और जो ऊंचाई है जे वाली होगी, और जो चौड़ाई है जो जे वाली होगी। तो घनाभ में 3 परत होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। इसलिए इसका आयतन क्या होता है? LBH। आइए 8वां क्वेश्चन है, एक आयताकार ठोस में कितने विकर्ण होते हैं? तो एक आयताकार जो ठोस होता है, आयत जो होता है, आयताकार ठोस जो होता है, हम कहेंगे आयत जी है एक, और इस आयत में कितने विकर्ण होंगे? तो एक जे विकर्ण हो गया और एक जे विकर्ण हो गया। तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण। हम इसको ABC यदि नाम दे दें, ABCD, तो हम कहेंगे एक AC विकर्ण हो गया और दूसरा विकर्ण हो गया BD। क्या है? BD। तो एक आयत में कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2 विकर्ण हो सकते हैं। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr * L + R। क्या होता है?
पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। याद रखना है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, आर सेंटीमीटर त्रिज्या एवं एच सेंटीमीटर ऊंचाई। यहाँ पे बताया गया है जो एच है वो 2r से बड़ा है, तो ऊंचाई है हमें h सेंटीमीटर का। एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को ठीक ठीक ढक लेता है, तो इस गोले का व्यास क्या होगा? तो हम देखेंगे कि जो गोले का व्यास होगा यह 2r होगा। कितना होगा गोले का व्यास? गोले का व्यास 2 है, 2r सेंटीमीटर होगा। अगला 11वां क्वेश्चन है, शंकु छिन्नक के दोनों सिरे कैसे होते हैं? तो शंकु जो छिन्नक होता है उसके दोनों सिरे जो होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। शंकु का छिन्नक का जो आकृति है वो इस टाइप से होती है। तो इसके जो दोनों सिरे हैं ऊपर और नीचे के कैसे हैं? वृत्ताकार होते हैं। तो शंकु के छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। आइए अगला 12वां क्वेश्चन है हमारा, ए भुजा के दो एक समान घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? हम देखेंगे एक हमारा घनाभ है, तो घनाभ को यदि हम जोड़ेंगे और जोड़कर दो घन हैं हमारे पास, एक जी वाला घन हो गया और एक जी वाला घन हो गया। तो यदि हम घन को जोड़कर एक घनाभ बनाएंगे, दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि उसकी लंबाई में फर्क पड़ा है। तो उसकी लंबाई यदि अभी हम इसकी लंबाई भुजा ए मान लें, ए ए ए ए और ए, तो हम देखेंगे जो घनाभ है उसमें जो उसकी लंबाई होगी एल बराबर होगा एल बराबर ए प्लस ए, मतलब 2a हो जाएगी। ए कितनी हो जाएगी? 2a। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो कितना होगा? 10a²। अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हमें बताना है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दो गोलों के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16:9। कितना आएगा? 16:9। तो इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया गया है, तो हम कहेंगे पहले गोले का आयतन, कोई यहाँ पे पहला गोला मान लेंगे, तो पहले गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटा दूसरा गोले का आयतन, अनुपात दिया गया है हमें 4/3 पाई आर, इसको R1 मान लेंगे, R1 क्यूब बराबर 64:27। यहाँ पे 4/3 से 4/3 गया तो हमें बचा रहा आर क्यूब, नीचे R1 क्यूब। यहाँ पे हम दोनों क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट आ जाएगा, कैरी में 3 आ जाएंगे, और इसका क्यूब निकालेंगे हम तो यहाँ का 4 आएगा, इसका 3 आएगा। तो हम कहेंगे कि R बराबर आ गया हमारा 4 और R1 बराबर हमें आ गया 3। हमें निकालना है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अनुपात निकालना है तो बटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई गया, इसका आर का मान 4 था और इसके आर का मान R1 था, इसका मान 3 था। तो 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ गया? 16:9। आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें गोले का आयतन रखना है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमें अनुपात दिया गया है 64/27। 64/27 दिया गया है, ये क्या है? ये दोनों जो गोले हैं उनका आयतन दिया गया है, तो हम इनके बराबर रखेंगे। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और जो 27 है जो दूसरे वाले का, तो 4/3 पाई R1
क्योंकि आयतन दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पे त्रिज्या दोनों की भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हमने R ले ली और जी R1 ले ली। तो इस प्रकार से हम करेंगे, जी दोनों कट जाएंगे। तो RQ बराबर RQ आगे करेंगे तो RQ बटा R1 का Q बराबर 64/27। तो यहाँ पे हम दोनों को जो Q है जी हटाएंगे तो हमारा जो इस साइड है अंडर आ जाएगा और कड़ी में 3 आ जाएगा। तो हम इसका घन निकालेंगे तो इसका 4 आएगा, क्योंकि 4 चौका 16 चौका 64, और यहाँ का हम निकालेंगे 27, 3 त्रिका 9 3 27, तो जी आ जाएगा। तो हमारा जो R है, R का मान 4 आ गया, R1 का मान 3 आ गया। वो आगे हम करेंगे तो आयतन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी 4 पाई R स्क्वायर, नीचे भी 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों मान रख देंगे। तो इसका मान है 4 पाई से 4 पाई गया, और इसका मान है 4 का स्क्वायर, और इसका मान है 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 16:9। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बॉल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है, तो बॉल का आयतन क्या होगा? तो हमें बॉल का आयतन बताना है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी घन के अंदर कोई बॉल रखी होगी तो इस प्रकार से रखी होगी, उसकी भुजाएं इस साइड भी टच कर रही होंगी और इस साइड भी टच कर रही, नीचे भी टच कर रही होंगी, ऊपर भी टच कर रही होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भुजा है उसकी भुजा कितनी है? ए भुजा वाला। कौन सा है? ए भुजा वाला है। इसलिए इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 4/3 पाई R स्क्वायर, क्यू। 4/3 पाई R क्यू। तो 4/3 पाई R क्यू जो होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा भुजा है, भुजा कितनी है? ए। तो यदि हम देखेंगे जो पूरी भुजा कितनी है? पूरी भुजा हमारी ए है, तो जे कितनी है? ए। तो इसकी जो त्रिज्या होगी A/2 होगी। कितनी होगी? A/2 होगी। तो हम इसको करेंगे 4/3 पाई A/2 का क्यूब। क्या करेंगे? A/2 का क्यूब। तो इस प्रकार से हम इसमें करेंगे तो हम देखेंगे कि 4/3 पाई A का क्यूब बटा 2 का भी क्यूब। इस 2 का क्यूब करेंगे हम तो हम देखेंगे 4/3 पाई A का क्यूब बटा 8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 3 6। तो हम कहेंगे ऊपर कितना बचा? 1/6, नीचे 2 3 6 हो गया ना। तो 1/6 पाई A क्यूब, जी ऊपर A क्यूब बचा रहा, तो इसका आ जाएगा 1/6 पाई A क्यूब। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो हमें बताना है कि एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर जो नया ठोस बनेगा उस नए ठोस के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो जब नया ठोस बनेगा उसका जो आयतन होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, आयतगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो जो आयतगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है, तो आयतगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो है 3 पाई R स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई R स्क्वायर होता है। तो 16वां क्वेश्चन हमारा हो गया है, क्या होता है? 3 पाई R स्क्वायर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का दुगना करके वक्रपृष्ठ एवं त्रिज्या के गुणनफल के कैसा होता है? तो हमें बताना है कि कोई भी बेलन है, बेलन का यदि हम आयतन दुगना कर दें, तो बेलन का आयतन यदि हम दुगना कर देंगे तो वक्रपृष्ठ एवं त्रिज्या के गुणनफल के कैसा होगा? तो यह बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वक्रपृष्ठ एवं त्रिज्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से पूछा गया है कि यदि कोई आयतन है, बेलन का आयतन हमें दिया गया है, यदि हम आयतन को दुगना कर दें तो जो किसके बराबर होगा? तो यह वक्रपृष्ठ और गुणा त्रिज्या R। तो वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है क्या? आयतन का दुगना। या इसको हम 2 को इस साइड लेके आएंगे तो हम कह सकते हैं कि वक्रपृष्ठ गुणा त्रिज्या
बटा 2 बराबर क्या होता है? आयतन। तो यह आयतन होता है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी बेलन के आयतन का दुगुना करके दुगुना उसके वक्रपृष्ठ त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अगला 18वां क्वेश्चन हमें देखना है। 18वां क्वेश्चन है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 3√3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? तो हमें बताना है कि एक घन है, उस घन के जो विकर्ण की लंबाई है वो 3√3 है और उसका आयतन क्या होगा? तो हम देखेंगे कि हम जो घन के विकर्ण बराबर होता है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3। कितना होता है? भुजा √3। तो यहाँ हमें घन के विकर्ण की जो लंबाई दी गई है वो 3√3 दी गई है और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमारी भुजा ही होगी और √3। तो इस √3 से जो √3 चला जाएगा, कट जाएगा, तो हमें बचा रहेगा कि भुजा बराबर कितनी आ गई हमारी? भुजा जो है, भुजा हमारी 3 आ गई है। तो हमें भुजा का मान मिल गया है। भुजा कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई है। तो भुजा का मान मिल गया है। अब हमें आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो घन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा पे घात 3। कितना होता है? भुजा पे घात 3। हमें यहाँ भुजा मिल गई है 3, तो हम 3 की घात 3 करेंगे तो यह आएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। तो हमारा जो आयतन है इसका घन के विकर्ण की लंबाई दी गई थी 3√3, उसका हमें आयतन बताना था। तो जो आयतन है वो कितना होगा? 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद जरूर रखना है कि घन के विकर्ण बराबर होता है, घन के विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा √3। कितना? भुजा गुणा √3। इससे हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तो जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है उसके बराबर होता है L बराबर √h² प्लस r²। या हम कह सकते हैं कि L² बराबर हमारा होता है h² प्लस r²। तो इसी की अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला, नया फार्मूला बन जाता है कि डायरेक्ट L बराबर, माने तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं L। तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम L बोलते हैं और h ऊंचाई होती है और R शंकु की त्रिज्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता? तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है L बराबर √h² प्लस r²। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है हमारा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्या? फिर से याद करें, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो याद रखना है कि जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 21वां हमारा क्वेश्चन है, रबर ट्यूब को क्या कहते हैं? तो रबर ट्यूब जो होता है वह एक खोखला बेलन होता है। तो हम रबर ट्यूब जो होती है, जो रबर ट्यूब होता है उस ट्यूब को क्या कहेंगे? खोखला बेलन कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा कि एक गोले का आयतन उसके वक्रपृष्ठ के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या क्या है? तो हमें बताना है कि एक गोले का जो आयतन है उसके वक्रपृष्ठ के बराबर है। क्या है? गोले का आयतन यदि वक्रपृष्ठ के बराबर होता है तो उस गोले की त्रिज्या 3 होगी। कितनी होगी? 3। याद रखना है आपको कि एक गोले का जो आयतन है उसके वक्रपृष्ठ के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? गोले की त्रिज्या 3 होगी। आगे 23वां क्वेश्चन है हमारा, बेलन के दोनों सिरों को छोड़कर शेष हिस्सा उसका क्या कहलाता है? तो हम देखेंगे जो बेलन होता है हमारा, बेलन इस प्रकार से होता है। तो बेलन के यदि हम दोनों सिरों छोड़ दें, जे वाला सिरा और जे वाला सिरा, ये दोनों सिरों अगर हम छोड़ दें तो जो बीच वाला हिस्सा हमारा बचा है, तो इस बीच वाले हिस्से को हम बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बीच वाला हिस्सा जी बचा है, जे वाला और इस साइड वाला जे वाला, तो इसको हम वक्रपृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रपृष्ठ। तो यहीं पे यही पूछा गया है हमें कि बेलन के दोनों सिरों को छोड़कर शेष हिस्सा जो बचता है वह बेलन का क्या कहलाता है? तो वह बेलन का वक्रपृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रपृष्ठ कहलाएगा। अगला हमें 24वां क्वेश्चन देखना है। 24वां क्वेश्चन हमारा है, खोखले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो खोखले बेलन का जो वक्रपृष्ठीय है क्षेत्रफल, उस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 2πh। कितना है? 2πh कोष्टक R प्लस R। क्या है? फिर से याद रखो,
2πh कोष्टक r प्लस r, 2πh कोष्टक r प्लस r। ये क्या है? खोखले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगला 25वां क्वेश्चन है, बताना है। 25वां क्वेश्चन हमारा है कि एक घन की कोर 2a हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? हमें घन की कोर दी गई है, मतलब घन की एक भुजा दी गई है, और घन की हमें एक घन की भुजा दी गई है, और घन की भुजा हमारी है 2a। तो यदि हमें घन की भुजा दी गई है 2a, हमें विकर्ण बताना है, तो हम जानते हैं कि विकर्ण बराबर हमारा होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा √3। कितना होता है? भुजा √3। और हमें भुजा दी गई है 2a, तो हम कह सकते हैं 2a √3। कितना है? 2a √3, मतलब 2a √3 हो जाएगा इसका आंसर। फॉर्मूला में मान रख के जो हमें घन के विकर्ण का फॉर्मूला पता है, भुजा √3। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है हमारा कि घनाभ के कुल कितने फलक होते हैं? तो हम जानते हैं घनाभ जो होता है, उस घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। क्योंकि यदि आपने कमरा देखा होगा, उस कमरे में आप देखेंगे तो कमरे में 4 दीवार होगी, एक ऊपर छत होगा और एक नीचे फर्श होगा। तो हम देखेंगे कि 4 दीवार 4 फलक, और ऊपर का जो छत है वो 5वां फलक, और नीचे का जो फर्श है यह 6वां फलक। तो क्या हो गया कि घनाभ के कुल कितने फलक होते हैं? तो घनाभ जो होता है, इस घनाभ के कितने फलक? 6 फलक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और किसका संयोजन है? तो हम देखेंगे जो एक पेंसिल बनती है, हम पेंसिल को बना के देखेंगे। जो पेंसिल होती है वो इस टाइप से होती है। तो जो पेंसिल है, यह जो पेंसिल बनाई गई है, इस पेंसिल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शंकु और नीचे जो बनाया जा रहा है, जो नीचे जो है यह बेलन। तो यहाँ से इतना हमारा बेलन हो गया और ऊपर वाला शंकु हो गया। तो जो पेंसिल का आकार होता है, एक शंकु और एक बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है? एक शंकु और एक बेलन के आकार का होता है। 27वां क्वेश्चन हम देखेंगे, 27वां क्वेश्चन हम देखेंगे, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और किसका संयोजन है? तो यह बेलन का संयोजन है। किसका संयोजन है? बेलन का। आइए देखते हैं। तो हम एक पेंसिल बनाएंगे। पेंसिल देखना आप, पेंसिल ये है, इस पेंसिल में आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, जो शंकु का दिख रहा है, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा, जो हमारे बेलन का है। तो हम कह सकते हैं कि एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन के आकार की होती है। तो किसका संयोजन है? यहाँ पे एक बेलन का संयोजन है। तो 27वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, 2 घनों को आपस में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो हमें 2 घन आपस में जोड़ने हैं, तो हम जोड़ के देखते हैं। एक घन हमारा जे मान लेते हैं हम, दूसरा घन जे मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो घन को जोड़ रहे हैं हम, तो हमारा घनाभ का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? घनाभ का निर्माण हो रहा है। तो यदि हम 2 घनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो हमें एक घनाभ प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि आप यदि 2 घनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें एक घनाभ का निर्माण होगा। काय का निर्माण होगा? घनाभ का निर्माण होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या है? तो घनाभ के जो विकर्ण की लंबाई होती है वो है L² √L² प्लस B² प्लस H²। क्या होती है? √L² प्लस B² प्लस H²। तो घनाभ के जो विकर्ण की लंबाई है वो √L² प्लस B² प्लस H² होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला 30वां क्वेश्चन हमारा है, खोखले बेलन का आयतन क्या है? तो हमें खोखले बेलन का जो आयतन बताना है। तो खोखले बेलन का आयतन होता है πh कोष्टक R² माइनस R²। क्या होता है? πh कोष्टक R² माइनस R²। हमारी जो सीरीज चल रही है, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की चल रही है, और इनसे बाहर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने की कोई भी संभावना नहीं है। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बार बार देखें, जिससे कि आपकी वस्तुनिष्ठों की तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन हमारा है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो हमें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है यह है 2πRh। क्या होगा? 2πRh। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है यह 2πRh है।
31वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। 32वां क्वेश्चन देखना है। 32वां क्वेश्चन है, गोले के केंद्र से सतह के बिंदु की दूरी क्या होती है? तो गोले के केंद्र से सतह के बिंदु के जो दूरी है वो क्या होती है? तो गोले की त्रिज्या होती है। हम गोला बना के देखते हैं। जो गोला है यह बीच में यहाँ पे केंद्र होगा इसका, और यहाँ केंद्र से यदि हम परिधि तक की दूरी देखें या सतह तक की दूरी दे, सतह कहलाएगी गोले की। जो गोले की क्या होगी? जो गोले की सतह होगी। तो यहाँ केंद्र से सतह तक की जो दूरी होती है इसको हम गोले की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोले की त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि गोले के केंद्र से सतह के बिंदु की दूरी क्या होगी? तो गोले के केंद्र से सतह के बिंदु की दूरी क्या होगी? तो गोले की त्रिज्या होगी। क्या होगी? गोले की त्रिज्या होगी। अगला क्वेश्चन है, एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु के आयतनों का अनुपात क्या है? तो एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु के आयतनों का जो अनुपात है वो 3:1 होगा। क्या होगा? 3:1 होगा। किस प्रकार से हम देखेंगे कि हमसे पूछा गया है एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। तो क्या किसका? बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात हमें पूछा गया है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h और जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 πr²h। तो हमें आयतन, ऊंचाई और त्रिज्या बराबर दी गई है तो इससे ये कट जाएगी और जो 3 बचा रहेगा, जो 3 ऊपर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3:1। कितना? यहाँ पे 3/1 होगा और 3/1 को हम 3:1 लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा। फिर से देखिए आप, यहाँ पे हमें बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि बेलन का जो अनुपात होता है वो πr² होता है और इसी प्रकार से जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 πr²h। हमसे बताया गया है कि जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो दोनों समान हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि πr² से πr² कट गया। अब यहाँ पे बचा 1/3। तो जो नीचे वाले जो 3 हैं ये ऊपर पहुँच जाएंगे तो हमारे पास बचा रहेगा 3/1 और इसको हम लिख सकते हैं 3:1। तो हमारा आंसर आ गया 3:1। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 3:1 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन हमारा है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो खोखला जो बेलन है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हमें दिया गया है 2πh कोष्ठक r प्लस r। क्या है? 2πh कोष्ठक r प्लस r प्लस 2πr² माइनस r²। तो ये खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला 35वां हमारा क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr² होता है। तो याद रखना है आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो हमने अभी इस अध्याय के 35 वस्तुनिष्ठ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और हमारी संभावना जो है कि आपके वस्तुनिष्ठ यहीं से आपके सभी वस्तुनिष्ठ आने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें और बार बार देखते रहें, जिससे आपके जो वार्षिक परीक्षा है उसमें वस्तुनिष्ठों का जो स्कोर है बहुत ही अच्छा हो सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपके लिए इतनी ही अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।